तो इससे पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई भी कोई प्लॉट या घर, तो उसके लिए कौन से ऐसे 5 असूल आपने याद रखने हैं जिससे आप फ्रॉड से बच सकते हैं। आज हम लोग वीडियो हमारा टॉपिक है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो कैसे जो है वो आप अपने कुछ असूल मद्देनजर रखते हुए आप अगर उन प्लॉट्स को सेल करते हैं तो आप नुकसान से बच सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी वीडियोस वगैरह बनाऊं ताकि आप लोगों को उसका फायदा भी हो सके। मैं हर वीडियोस के अंदर ये भी कहता हूं कि जरूरी नहीं कि आप गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के साथ बिजनेस करें। आप अपने किसी मोहल्ले के अंदर जो भी आपका ट्रस्टवर्दी कोई अजीज है, रिश्तेदार है, दोस्त है, रियल एस्टेट का काम कर रहा है, लेकिन करें उसके साथ जो ऑथेंटिक बंदा हो, जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो। आज मेरे इस पॉइंट के ऊपर जो नंबर 1 पॉइंट है, वो पॉइंट भी यही है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हो, आप एक डीलर का इंतखाब करते हो, तो वो डीलर हो सकता है कि फ्रॉडिया ना हो, वो अच्छा हो, ईमानदार डीलर हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो लेकिन अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास वर्किंग नहीं है, मिसाल के तौर पे आपने उसको कह दिया कि भाई ये प्लॉट हमने सेल करना है, और उसके पास वर्किंग ही नहीं है, उसने 1-2 डीलरों को फोन किया है, एक कोई उसके पास क्लाइंट है, और उसने कहा कि जी ये प्लॉट जो है ये 50 लाख रुपए का आपका सेल हो सकता है। हालांकि उस प्लॉट की वैल्यू जो है 75 लाख रुपए की है, लेकिन उस डीलर बेचारे का कसूर नहीं है, वो फ्रॉड नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास वर्किंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है एक अच्छी पार्टी का। जो इस वक्त रियल स्टेट के लोग सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उनके पास अच्छा क्लाइंट आ सकता है। इसकी अहमियत जो है वो फिर नेक्स्ट किसी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने डीलर का इंतखाब करना है, और वो डीलर इंतखाब करना है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो रोजाना के हिसाब से मार्केट के अंदर बैठा हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, और जिसको अपने सारे प्रोसेस का पता हो कि एक प्लॉट सेल करना है तो एग्रीमेंट से लेके अच्छी पार्टी तलाश करने से लेके ट्रांसफर तक का उसका सारा प्रोसेस जो है उसको पता होना चाहिए। उस रियल स्टेट एडवाइजर के पास आपने जाना है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट के ऊपर होता है कि जी आपके प्लॉट की प्राइस क्या है। जब तक आपको खुद अपने प्लॉट की प्राइस का नहीं पता होगा, आप अच्छी कीमत जो है वो डीलर से वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि डीलर को तो फौरन से आप बताएंगे कि यार ये मेरा प्लॉट है, सेल कर दो, तो फौरन उसके ज़हन में एक ही बात जाएगी, यार किसी तरीके से मैं इसका प्लॉट अपने किसी इन्वेस्टर को दिला दूं या खुद परचेज कर लूं, क्योंकि इस बंदे को प्राइस का आइडिया नहीं है, और मैं फिर जो है वो प्लॉट अपना अच्छी कीमत के ऊपर आगे सेल करूंगा। तो आपको सबसे पहले अपने प्लॉट की प्राइस का पता होना चाहिए। वो कैसे आपने पता करना है भाई? मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्स जो हैं जो रियल स्टेट को प्रेजेंट कर रही हैं, आप उनके पास चले जाएं। आप उस एरिया के जो 5-7 रियल स्टेट का काम कर रहे हैं उनके पास चले जाएं, उनसे पता करें। उनसे दोनों सूरतें आपने पता करनी है कि यहाँ पे प्लॉट कौन से फॉर सेल है और कौन से प्लॉट जो है वो इस वक्त सेल हुए हैं, या इस वक्त खरीदार जो है उसकी क्या ऑफर दे रहा है। तो ये सारी चीजें आप नोट करने के बाद उस एरिया का आप साइट विजिट भी कर लें, तो आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि मेरा प्लॉट जो है वो इस वक्त 70 लाख रुपए का है या 50 लाख रुपए का है। तो फिर अगर 50 लाख रुपए आपके प्लॉट की वैल्यू है तो 55 लाख रुपए आप डिमांड कर लें, लेकिन डीलर के साथ पहले क्लियर बात करें कि भाई साहब हम आपको कमीशन पूरी देंगे, लिहाजा जो भी क्लाइंट है वो आप अच्छा क्लाइंट हमारे लिए देखो और थोड़ा इंतजार करो। एक बात कभी भी अपने डीलर को आपने नहीं बतानी कि हम बहुत ज्यादा मजबूर हैं और ये प्रॉपर्टी हर सूरत हमने कल के अंदर सेल करनी है। अगर आपने ये वाली बात अपनी जरूरत, अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी अगर डीलर को आपने बता दिया तो भाईजान वो प्लॉट आपका कम कीमत के ऊपर ही सेल होगा, वो अच्छी कीमत के ऊपर कभी भी सेल नहीं होगा। ये पॉइंट लाजमी आपने याद रखना है। नंबर 3 पॉइंट के ऊपर है कि कोई भी प्रॉपर्टी है आपकी, उसको सेल करने का एक तो पॉइंट ये होता है कि जी आपको बहुत ज्यादा जरूरत बनी हुई है और प्लॉट सेल करना ही करना है भाई, और कोई आपके पास रास्ता नहीं है, आपके पास एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जरूरत के लिए प्रॉपर्टी होती है, फिर तो बेचना है तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप वैसे प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहे हैं तो ये भी तो चेक करें, हो सकता है कि पिछले 4-5 साल गुजर चुके हैं और आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख के ऊपर रुकी हुई है। आप प्लॉट सेल करते जाएंगे, वो हो सकता है वहां पे उस एरिया के अंदर एक बूम आ जाए, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेट उसके बढ़ जाए और आप कहेंगे जी मेरे साथ डीलर ने जुल्म कर लिया। डीलर जुल्म नहीं बेचारा करता, लेकिन वो गलती आपकी होती है। तो मुनासिब वक्त जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल करने का, इसके ऊपर आपने लाजमी फोकस करना है। 2-4 दोस्तों के साथ मशवरा कर लें, वहां पे जो रियल एस्टेट का लोग काम कर रहे हैं उनसे मशवरा कर लें कि भाई ये टाइम है सेल करने का। इस वक्त 2025 चल रहा है, मैं तमाम लोगों को मशवरा देता हूँ कि भाई इस 2025 के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी ना सेल करें। 2024 के अंदर भी मैंने लोगों को यही मशवरा दिया है कि ये इस वक्त परचेजिंग टाइम चल रहा है, सेल करने का टाइम नहीं चल रहा। तो अगर तो आप वैसे अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो इन चीजों का लाजमी ख्याल करें। अगर आपकी मजबूरी है तो फिर कोई मसला नहीं, 2-4-5 लाख जिंदगी के अंदर नुकसान चीजें फायदा नफा
नफा नुकसान ये सब चलता है, लेकिन आप अपनी जरूरत जो है वो बजाय किसी से उधार लेने के, किसी के आगे शर्मिंदा होने से बेहतर है कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करके काम चला रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट के ऊपर होता है जी कि आप डीलर के साथ कुछ चीजें जब तय कर लेते हैं कि भाई हम आपको कमीशन पूरा देंगे, तो डीलर भी एक तो खुश होता है कि ठीक है जी, पार्टी ने मुझे क्लियर कह दिया कि मुझे कमीशन पूरा मिलेगा। लेकिन आप डीलर को साथ साथ ये भी बताएं कि पार्टी अच्छी लगाओ और पार्टी की हमारे साथ डायरेक्ट मीटिंग करवाओ। ये बहुत सारी जो इस वक्त आपके साथ फ्रॉड इस बात के ऊपर ही हो जाते हैं कि वो जो डीलर खुद ही बयाना करके आगे बेच रहा होता है प्रॉपर्टी, उसमें वो मार्जिन तो असल वो कमा जाता है। तो आपने कहना है कि भाई हमारी 55 डिमांड है, 50, 51, 52 की या 49 की जो भी ऑफर आती है, पार्टी को बुलाओ, कौन खरीदार है, हमें पता तो चले कि वो बंदा हमें तंग तो नहीं करेगा। तो इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल करना है। फिर उसके बाद आपके आखिरी पॉइंट आ जाता है, आपकी जितनी पेमेंट्स का लेन देन है उसको साफ रखें। मिसाल के तौर पे अगर आपका एग्रीमेंट का कोई तहरीर लिखी जाती है तो उसको खुद पढ़ें। आपको इंग्लिश नहीं आती, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ये भी रिवाज चला हुआ है कि हर एग्रीमेंट हर चीज इंग्लिश के अंदर है। भाई पाकिस्तान के अंदर इतनी एजुकेशन भी नहीं है कि हर बंदे को इंग्लिश आनी चाहिए। और फिर मैं तो सच्ची बात है, हालांकि थोड़ी बहुत मेरी एजुकेशन है, उसके बावजूद मेरी एक विश है कि रियल स्टेट के अंदर जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं ये प्रॉपर एक उर्दू के अंदर है, और इंग्लिश भी वो वकला की इंग्लिश लिखी होती है बड़ी मुश्किल सी, उसमें कुछ लफ्ज जो ऐसे भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो आने वाले टाइम में हो सकता है उनका क्या मतलब निकाला जा सकता है। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है। भाई अगर तो आपकी एजुकेशन अच्छी है तो कोई मसला नहीं है, आप इंग्लिश का एग्रीमेंट कर लें, स्पेनिश का कर लें, जो आपको लैंग्वेज अच्छी। लेकिन अगर नहीं है तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि आप डीलर को कहेंगे भाई साहब मुझे एग्रीमेंट जो है वो उर्दू वाला बना के दें, उसी के ऊपर मैं साइन करूंगा, ताकि आपको टर्म एंड कंडीशन जो भी उसके अंदर प्रॉपर जो लिखी जा रही है वो आपको पता होनी चाहिए। एग्रीमेंट के अंदर आपने बयाना लिया है, आप उसके अंदर नोट करें, जो चेक लिखा हुआ है वो चेक का नंबर लिखें, पे ऑर्डर लिया है तो उसका नंबर लिखें। फिर उसके बाद बंदे के पास जो है वो फिक्स आपका एक टाइम बन जाता है कि फलां तारीख को ट्रांसफर है। ट्रांसफर का प्रोसेस जो है वो सारा आपने पहले खुद भी चेक करना है। अगर वहां पे आपके जिम्मे टैक्स है 2 लाख का है, 50,000 का है, 5 लाख का टैक्स, वो टैक्स अपना जमा कराएं, उसकी रिसीविंग लाजमी लें, उसकी रसीद, बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है वो लाजमी अपने पास रखें, क्योंकि आपने शो करनी है। जैसे ही आपका परचेजर जो है वो शो करेगा कि मैंने ये प्लॉट फलां बंदे से परचेज किया है, तो आपका भी एफबीआर में नोटिस आएगा कि भाई आपने प्लॉट जो सेल किया है उसका टैक्स कहाँ है, तो वो आपने भी जमा कराना है। इसके अलावा जितना प्रोसेस है, ट्रांसफर का प्रोसेस है, वो अपने सामने करवाएं। पे ऑर्डर अगर वो बना के बंदा लेके आया है आपके नाम का, तो लाजमी कोशिश करें कि या तो एक दिन पहले उससे पे ऑर्डर बनवाएं, और उसकी एक व्हाट्सएप पे बेशक उसकी आप पिक्चर मंगवा लें, अपने ब्रांच मैनेजर को भेजें या उसके पास चले जाए, उसको कहें कि भाई ये मेरे नाम का पे ऑर्डर बना है, तो एक काइंडली चेक करवा लो कि ये बोगस तो नहीं है, इसमें किसी किस्म का इशू तो नहीं है। बहुत सारे केस ऐसे भी आए उन्होंने बोगस पे ऑर्डर जो है वो थमा दिया, प्लॉट ट्रांसफर हो गया। बाद में अदालतें लिटिगेशन बचने के लिए आप लाजमी चेक कर लें कि भाई जी ये पे ऑर्डर जो है ये ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद आपने प्रॉपर ट्रांसफर करा दिया, ट्रांसफर का सारा रिकॉर्ड रखें। ट्रांसफर के वक्त भी आप एक एग्रीमेंट लाजमी करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये भी बहुत सारे इशू हैं कि आपके अकाउंट में जो पेमेंट आई है ये कहाँ से आई है। हो सकता है वो किसी कोई ऐसा अकाउंट हो कोई जिसके ऊपर पाकिस्तान की जो एजेंसी है उनका कोई मामला चल रहा हो, उस अकाउंट से आपके अकाउंट में अगर पेमेंट आ गई तब भी आपके लिए इशू है। लेकिन अगर आपके पास एग्रीमेंट होगा कि मैंने ये जो 50 लाख रुपए की मेरे अकाउंट के अंदर पेमेंट आई है, ये फलां मैंने प्लॉट सेल किया, फलां बंदे ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया और ये मुझे पेमेंट मिली है, फिर आपको किसी किस्म का इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एग्रीमेंट ही नहीं है वो प्लॉट सेल करने का, फिर आप जो है वो जिम्मेदार होंगे। तो ये कुछ असूल हैं जिनका आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। मैं अमूमन लोगों को मशवरा देता हूँ कि आप एक 5 लाख की या 2 लाख की भी चीज अगर खरीदने जाते हो मार्केट से, आप उसकी ठीक ठाक वेरिफिकेशन करते हो। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप करोड़ों अरबों रुपए की डीलिंग कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। मेरा ख्याल में यह रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अल्लाह पाक से मदद मांगते हुए अगर आप थोड़ी इंफॉर्मेशन लेकर रियल एस्टेट का काम करें अपनी प्रॉपर्टी सेल करते वक्त या परचेज करते वक्त, तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।